हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की ये नई वीडियो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए या एमए के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हों या फिर वो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हों। अगर उनके पास में ह्यूमन राइट्स का विषय है या फिर उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है, तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चूज़ किया गया है। टॉपिक आपके स्क्रीन पर सिंपली शो हो रहा है, देख सकते हैं। भारत में मानवाधिकार और एक तरीके से मौलिक अधिकार, ये दोनों अधिकार आपसे बहुत बारी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, हमने आज ये टॉपिक चूज़ किया है। इसके अलावा आप हमसे हमारे स्टडी चैनल टेलीग्राम पर जुड़ें, हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए बहुत सारे लिंक्स हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। ये सारे लिंक, यूज़फुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो आप उसको चेक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप इन नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज का जो भी स्टडी हम आपको, आज जो भी हम कराने वाले हैं, आज जो भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उसका जो लिंक है, उसका जो वीडियो, इसका जो पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ जाए। ओके गाइस, इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे एसवेल सॉल्यूशन को तो करें ही करें। साथ ही साथ हमारा दूसरा स्टडी चैनल है, आप सबको पता ही है कौन सा स्टडी चैनल है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस, जो रिसेंटली अभी कुछ ही दिन पहले बना है, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट और आप सभी के प्यार की वजह से वो बहुत जल्दी इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो अभी तक जिन लोगों ने अब तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी उनको ज्वाइन कर ले। चैनल का नाम है आर्ट्स पॉइंट क्लासेस, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप लोगों के लिए स्टडीज़ की वीडियोस लगातार आ रही है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों, सेकंड ईयर के हों या फिर वो हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हों। तो हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो, यहाँ अलग वहाँ अलग, दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगी, मैंने टॉपिक पहले ही बता दिया। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके सेकंड सेमेस्टर में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, उनके एग्ज़ाम में आएगा। और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास में इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स तो है ही है, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही। तो एक एक अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, आपसे ये 10 मार्क्स में और ये आपसे 20 मार्क्स में, दोनों में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, दोनों को इसको प्रिपेयर करना है। इसीलिए आप बिल्कुल बारीकी से इसको, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है और एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है। तो सबसे पहले हम अपना समानता का अधिकार लिखेंगे। सबसे पहले समानता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन क्लास रखी थी जो आर्ट्स पॉइंट क्लासेस पे ही थी, इस चैप्टर की, जिसमें मैंने मौलिक अधिकार के बारे में बताया था कि भाई ये मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में यानी पार्ट 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर कुल वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हमारे हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम। 6 मौलिक अधिकार हैं, एक एक करके हम सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो नंबर आता है वो समानता का अधिकार का है। तो सबसे पहले समानता के अधिकार की बात करेंगे। समानता का अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है वो मैंने उस वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। और एक एक अनुच्छेद आपको लिखना है दोस्तों, इसीलिए एक एक अनुच्छेद मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आर्टिकल जो 14 है, इसमें ये बताई गई है कानून के समक्ष समानता। अब ये कानून के समक्ष समानता का क्या मतलब होता है? कानून के समक्ष समानता का सिंपल सा मीनिंग यही है कि भाई जो कानून है उसकी दृष्टि से, कानून के नज़रिए से प्रत्येक व्यक्ति एक समान है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, कानून जो है सभी के लिए एक बराबर है। ओके गाइस, तो आर्टिकल 14 ये कहता है। बात होती है अनुच्छेद 15 की, आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 हमें ये बताता है कि देश के सभी नागरिक एक समान है। भारत सरकार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, भाषा या रंग रूप आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं करेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद
आर्टिकल जो 16 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि भाई सभी नागरिकों को अवसरों की समानता की बात करता है। ये किसकी बात करता है? ये अवसर की। अवसर का मतलब है आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी। तो ये आर्टिकल 16 ये कहता है कि भाई सभी नागरिकों को भाई सरकारी नौकरी पाने का समान अवसर है, बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, लिंग, इनमें से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी व्यक्ति को सरकारी नौकरी या फिर और तरह की जो भी उपलब्धि है जो एक आम नागरिक पा सकता है, वो दबा कुचला वर्ग का या फिर जिनका सदियों से शोषित होता है, जिनका सदियों से शोषण होता हुआ है, उन लोगों को भी ये अधिकार मिलेगा। तो ये कौन कहता है? ये आर्टिकल 16 कहता है। इसके बाद आर्टिकल जो 17 और 18, इसमें क्या है, दोनों के बारे में एक साथ बताया गया है। तो मैं एक साथ ही बता देता हूँ कि भाई जो छुआछूत है इसको अपराध बताया गया है कि भाई चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो हमारे, वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कुआं हो, स्कूल, विद्यालय, अस्पताल या फिर और भी हमारे जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके गाइस, तो ये था आपका समानता का अधिकार, आपको इतना लिखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अब अगले हम अधिकार के बारे में चलेंगे। दूसरे नंबर के अधिकार के बारे में मौलिक जो है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो इसका उल्लेख आपका 19 से लेकर 25 तक किया गया है। ओके गाइस, तो आर्टिकल जो 19 है इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर सभी व्यक्तियों को बिना हथियार के स्वतंत्र रूप से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता मिली है। सभी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की, भाषण देने की, इन सब की पूरी आज़ादी मिली हुई है और कोई भी व्यक्ति देश में किसी भी जगह पर बस सकता है, रह सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है। ये अधिकार आपको कौन देता है? ये सारे अधिकार आपको अनुच्छेद 19 देता है। इसके बाद अनुच्छेद 20 क्या नंबर आता है? अनुच्छेद 20 जो है इसमें सीधा ये दोषियों से संबंधित है। इसमें ये बात कहा गया है कि भाई एक व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा और साथ ही कि भाई किसी भी व्यक्ति से जबरन गवाही जो है वो कोई नहीं करवा सकता। इसके बाद आर्टिकल जो 21 है वो हमारा ये कहता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो 21 है और एक 21A है। ठीक है गाइज, तो 21 जो ए है इसमें यह है कि भाई आपको अपने प्राण की रक्षा करने की पूरी आज़ादी है। ये आर्टिकल 21 कहता है और आर्टिकल 21 का ए पार्ट कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक है उसे सरकार जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी और उस पर कोई भी उससे भेदभाव इस प्रकार का नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 21 में कहा गया है। इसके अलावा आर्टिकल जो 22 है इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनके आधार पर गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है। यानी आप लोगों की अगर कभी गिरफ्तारी हो जाती है तो भाई आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो कोई और नहीं हड़प सकता, वो प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी। जब आप उससे बाइज्जत बरी होगे तो उस प्रॉपर्टी पर आपका ही अधिकार होगा। कुछ इस प्रकार से ही है। तो अब थर्ड आपका अधिकार कौन सा है? ये अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक का किया गया है। आर्टिकल 23 में सिंपली ये कहा गया है कि भाई कि जो व्यक्ति का जो व्यापार, बाल व्यापार है, पहले क्या होता था, बच्चों को बचपन में बेच दिया जाता था, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, दास प्रथा थी। ये सारी की सारी चीज़ पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। खुले तौर पर आपको ध्यान रखना है, किसी के देह का व्यापार करना, स्त्रियों को बेच देना, तो ये सब बिल्कुल ही कानूनन अपराध है, बिल्कुल ही निषेध है। इसके अलावा आर्टिकल 24 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 24 ये कहता है कि भाई 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे खतरनाक काम करवाना, जैसे खतरनाक काम क्या करवाना, खानों में काम करवाना या फिर कारखाने, फैक्ट्रीज़ वगैरह में जहाँ पर उनकी जान जा सकती है वगैरह वगैरह, तो ऐसी जगहों पर अगर उनसे काम करवाया जाता है तो ये एक कानूनन अपराध माना जाएगा। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा चौथा जो आपका अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करते रहें इस सेशन को, ताकि लगातार आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार से नई अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं और हमें आपसे एक तरीके से आप लोगों के लिए काम के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है इससे।
चौथा अधिकार आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक किया गया है। ओके गाइस, तो 28 तक में इसमें क्या बात की गई है मैं आपको एक एक आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो आप अगर अलग अलग बुक्स में पढ़ोगे जो आपके एक तरीके से टीचर भी रेफ़र करते हैं तो आपको कई जगह पर ये नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपको आर्टिकल लिखने पेपर में जब ये मौलिक अधिकार आएगा तो आप सिंपली जब लिख कर आ जाएंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंदर आर्टिकल जो 25 है, ध्यान से सुनना है मेरी बात, जो मैंने लिखी है उनको भी पढ़ना है और ध्यान से मेरी बात सुननी है। मैंने जो बात कही वो बात आपको समझ में आ गई तो वो बिल्कुल ही आ गई। सबसे पहली बात ये है कि भाई आर्टिकल 25 ये कहता है कि भाई एक व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ये उसका निजी है। ओके गाइज, आर्टिकल 25 ये कहता है। इसके बाद आर्टिकल 26 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कि जो धार्मिक कार्य है उसको लेकर, धार्मिक जो प्रथाएं होती हैं उसको लेकर भी व्यक्ति स्वतंत्र है। जैसे आपके यहाँ पर कभी कुछ धार्मिक उत्सव होते हैं, आपसे चंदा इकट्ठा करने आते हैं लोग, तो आपसे जबरन आपसे ये नहीं कह सकते आपको इतना पैसा ही देना पड़ेगा वरना हम नहीं मानेंगे, तो भाई आप मजबूर होकर उन्हें इतना पैसा दोगे। तो ये ऐसा कहीं भी प्रोविज़न नहीं है। अगर कोई आपसे ये कहता है तो भी आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। ओके गाइस, आपको आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आर्टिकल 26। अब आर्टिकल 27 है। इस आर्टिकल 27 में ये बात कही गई है कि भाई आप अपने धर्म से जुड़े हुए अपने जो भी क्रियाकलाप है उस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर, मस्जिद, इन सब का निर्माण करवा सकते हैं। ओके गाइस, या फिर गुरुद्वारे, जो भी चीज़ जिस भी धर्म को आप मानते हैं आप उस धर्म का धार्मिक स्थल बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 28 है इसके अंदर ये बात कही गई है सिंपली कि जो सरकार है वो कभी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और जो धर्म है वो कभी भी क्या है सरकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे लोगों के जो भावनाएं होती है उसको ठेस पहुंचता है। सरकार जब धर्म के मामले में हस्तक्षेप करती है तो ऐसा लगता है। तो ये बात कही गई है कि भाई आर्टिकल 28 में कि भाई धर्म अलग है, सरकार अलग है, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके बाद आती है अगली बात, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। ये आर्टिकल 28 और 29 में इसका जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के। आर्टिकल 29 में और 30 में, ओके गाइस सॉरी, 29 में और 30 में इसका उल्लेख किया गया है। 29 आर्टिकल क्या कहता है आपको ध्यान रखना है कि भाई भारत में प्रत्येक ऐसे लोग जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे भारत देश में तो हिंदू बहुसंख्यक है, इसके अलावा जितने भी धर्म हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर पारसी, जितने भी धर्म हैं, इन सभी धर्मों को क्या है कि भाई अपने धर्म पालन की और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए जो भी उनके धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनको करने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आज़ादी दी गई है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उनको अपनी संस्कृति को बनाए रखने की, क्योंकि वो कम संख्या में, अगर उसको बचाया नहीं गया तो वो संस्कृति हमारे देश से लुप्त हो सकती है। इसीलिए इन्हें ये अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। इसके बाद आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद जो 30 है वो क्या कहता है, ज़रा आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके अंदर डायरेक्टली सिंपली ये बात कही गई है कि भाई जितने भी शिक्षा संस्थान हैं वहाँ पर अल्पसंख्यक जो है उनका ध्यान रखा जाएगा। वहाँ पर जहाँ पर भी बहुसंख्यक होंगे वहाँ पर अल्पसंख्यकों को उनकी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्था चलाने का अधिकार होगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ कि जैसे मदरसे हैं, मुस्लिम के मदरसे चलते हैं, तो वहाँ सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी जिससे उनकी जो संस्कृति है वो प्रभावित हो। ओके गाइस, तो ये स्वतंत्रता भी इसमें हमें मिला हुआ है। इसके बाद है अपना आखिरी 6 नंबर का मौलिक अधिकार, जिसे हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद किस में किया गया है? 32 में किया गया है। इस आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है, ये एक आर्टिकल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है। ये एक अकेला अधिकार ऐसा है, अगर ये हमें अधिकार ना मिले तो बाकी ऊपर के जो 5 अधिकार हैं, चाहे समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता, या फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार था, ये 5 के 5 अधिकार
किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये जो छठा अधिकार है, ये ही अधिकार हमें उन सब की सुरक्षा की गारंटी देता है। यदि सरकार या फिर और कोई हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करते हैं तो इस आर्टिकल 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में सीधा जा सकते हैं, अपनी याचिका दायर कर सकते हैं और अपने मौलिक अधिकार को वायलेट होने से बचा सकते हैं। इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने संविधान की रीढ़ भी कही थी इन्हें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई ये आपके कुछ क्या थे, फंडामेंटल राइट्स थे। इसके बारे में आज हमने चर्चा करी। इसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। निष्कर्ष आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि भाई संविधान लागू होने के बाद भारत में लोगों को अपने अधिकार मिले, लेकिन कई ऐसे भी अधिकार थे जो लोगों को सिर्फ कानूनी किताबों में रह गए और लोगों को नहीं मिले। आगे चल के प्रभावी कानून बनाए गए और आज मौलिक अधिकार और न्यायालय इतने सशक्त हो चुके हैं कि आज प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकार का जो यूज़ है वो कर पा रहा है। कहीं ना कहीं जीवन में उसे भेदभाव तो कम करने को मिल रहा है, जिस मुकाबले में एक समय में मिलता था। इसी प्रकार से ये मौलिक अधिकार ने व्यक्ति के जो जीवन है उसको सुदृढ़ बनाने में, व्यक्ति की स्थिति को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई है। इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको एक लाइन लिख देनी लास्ट में। अतः उपरोक्त बातों से ये सिद्ध होता है कि भाई मौलिक अधिकार क्या थे क्या नहीं थे। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको इसी प्रकार से अपडेट चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करते रहें और आप हमारे दूसरे चैनल आर्ट्स पॉइंट क्लासेस को और हमारे इस चैनल को एसवाल सॉल्यूशन को, दोनों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोनों जगह से आप लोगों के लिए जो स्टडीज़ की जो वीडियोज़ है वो लगातार आप लोगों के लिए अपडेट्स की जा रही है, ताकि आप वहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें, दोनों तरफ से तेज़ी से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। तो गाइज़ मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। जय हिंद, जय भारत।